नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश अड़सेना आप सबका हमारे चैनल CGPSC सोर्सेस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे G20 सम्मेलन, G20 की पृष्ठभूमि, उसकी वर्तमान स्थिति और भारत की अध्यक्षता में G20 के साझा हितों को साधने की चुनौती के बारे में। अब जानते हैं क्या G20। 1999 में जर्मनी के कोलोन में G8 देशों की बैठक हुई। इसमें एशिया के आर्थिक संकट पर चर्चा हुई। इसके बाद दुनिया के 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का फैसला किया गया। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को यूरोपीय संघ के एक मंच के रूप में हुई थी। 15-16 दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार G20 समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की एक बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता कनाडा के वित्त मंत्री पॉल मार्टिन और जर्मनी के वित्त मंत्री हंस एंसेल ने इसकी मेजबानी की थी। आगे चलकर G8 को राजनीतिक और G20 को आर्थिक मंच के रूप में पहचान दी गई। G20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह G7 के विस्तार रूप में देखा जाता है। G7 में 1998 में इस समूह में रूस भी जुड़ गया था और यह G7 से G8 बन गया था। अर्थात जब इसकी स्थापना हुई तो इसकी स्थापना G7 द्वारा नहीं G8 द्वारा की गई। यूक्रेन के क्रीमिया इलाके को अपने साथ मिलाने के कारण रूस को 2014 में इस समूह से अलग कर दिया गया और फिर एक बार G7 बन गया। G20 का गठन एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर किया था जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ साथ ब्रेटन वुड्स संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले व्यवस्थित महत्वपूर्ण देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत एवं सहयोग को बढ़ावा देता। साल में एक बार G20 शिखर सम्मेलन होता है जिनमें उन देशों के सरकार प्रमुखों के साथ साथ केंद्रीय बैंक के गवर्नर भी शामिल होते हैं। सम्मेलन में मुख्यतः आर्थिक मसलों पर चर्चा होती है। 1999 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद बने इस संगठन का असली असर साल 2000 के बाद दिखा, जब वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुशिन की पहल पर आर्थिक मंदी के बाद सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सालाना सम्मेलन आरंभ हुआ। G20 की प्रेसिडेंसी क्या है और इसे कौन ग्रहण करता है? हर साल G20 के सदस्य समूह की प्रेसिडेंसी के लिए एक देश का चुनाव करते हैं। प्रेसिडेंसी करने वाला देश बैठकों का आयोजन करता है, बहस की जाने वाली प्राथमिकताओं के एजेंडे को परिभाषित करता है और आमंत्रित किए जाने वाले देशों और संगठनों को तय करता है। चूँकि G20 का कोई केंद्रीय संगठन नहीं है, इसलिए समूह की प्रेसिडेंसी करने वाले देश की भूमिका फोरम की प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण है। चेयरमैन का चुनाव रोटेशन प्रणाली द्वारा किया जाता है। इसके लिए G20 को 5 समूहों में बांटा गया है, जिसमें हर समूह में 4 राज्य शामिल है। भारत जिसमें दूसरे समूह में शामिल है। इस समूह में रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की हैं। यूरोपीय संघ की ओर से यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। G20 कार्य कैसे करता है? G20 का एजेंडा वार्षिक है और इसमें 50 से अधिक बैठकें शामिल है। वर्किंग ग्रुप और स्थायी सदस्यों और मेहमानों के बीच चर्चाओं को बढ़ाया जाता है। समिट, लीडर समिट के साथ चक्र का समापन होता है, जहां एक अंतिम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसके द्वारा नेता संबोधित किए गए मुद्दों को हल करने और सहयोग करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। इस सम्मेलन के दौरान जो बैठकें होती है उनका प्रवाह 2 चैनलों के माध्यम से होता है। पहला फाइनेंस चैनल और दूसरा शेरपास चैनल। अब जानते हैं फाइनेंस चैनल क्या है। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के बीच बैठकों के साथ साथ वित्तीय मुद्दों पर उनकी दूसरी पंक्तियों और कार्य समूहों की बैठक शामिल होता है। ठीक है। साल भर अपनी बैठकों में वे वित्तीय और मौद्रिक नीतियों में वैश्विक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें बुनियादी ढांचे में निवेश, राजकोषीय नीति, समावेशन, वित्तीय विनियमन जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। अब दूसरा शेरपा चैनल, इसमें गैर वित्तीय मुद्दे शामिल होते हैं, जैसे राजनीतिक प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, विकास, लैंगिक समानता, व्यापार और जलवायु ऊर्जा परिवर्तन आदि। बैठक में G20 के प्रत्येक देश का प्रतिनिधित्व शेरपा और उस विषय से संबंधित मंत्री द्वारा किया जाता है। इसके बाद शेरपा चर्चा किए गए मुद्दों पर अपने सरकार के प्रमुखों को सलाह देते हैं और संवाद को संबंधित कार्यकारी समूह तक पहुँचाते हैं। ध्यान दें, एक शेरपा एक सदस्य देश के नेता का एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर बैठक जैसे G8, G20 या परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है और नेताओं के बैठक से पहले विवरण को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है।
अब जानते हैं G20 में ट्रोइका क्या होता है। हर साल जब कोई नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है तो वह पिछले राष्ट्रपति पद और अगले राष्ट्रपति पद के साथ मिलकर काम करता है, जिसे ट्रोइका के रूप में जाना जाता है। यह समूह के एजेंडे में निरंतरता को सुनिश्चित करता है। अब जानते हैं कि G20 में एफिनिटी ग्रुप क्या होता है। एफिनिटी ग्रुप वह होता है जिसके माध्यम से नागरिक समाज इन बैठकों में भाग लेता है और विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें करता है। इनकी संख्या 7 है। पहला बिजनेस, B20 कहा जाता है। सिविल, इसे C20 कहा जाता है। लेबर, इसे L20 कहा जाता है। साइंस, इसे S20 कहा जाता है। थिंक टैंक, इसे T20 कहा जाता है। महिला, इसे W20 कहा जाता है। यूथ, इसे Y20 कहा जाता है। इस बैठक में 7 विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, जिसमें गैर सदस्य देश और संगठन शामिल होते हैं, जिसमें 2 अफ्रीकी देश सेनेगल, नेपेड के अध्यक्ष और गिनी 2017 में अफ्रीका संघ के अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। स्पेन, सिंगापुर, नॉर्वे, नीदरलैंड, वियतनाम एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के अध्यक्ष APEC और G20 के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किया गया कोई एक सदस्य। 2010 के बाद से शिखर सम्मेलन में विकास एजेंडा को शामिल किया गया है। ऊर्जा, व्यापार, भ्रष्टाचार विरोधी, रोजगार, मानव संसाधन विकास और सुरक्षा। अब समझते हैं कि बदलते समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है। जैसे जैसे वैश्वीकरण आगे बढ़ रहा है और विभिन्न मुद्दे अधिक जटिल रूप से होते जा रहे हैं, हाल के G20 शिखर सम्मेलनों ने न केवल व्यापक अर्थव्यवस्था व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव है, जैसे कि विकास, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा, स्वास्थ्य, आतंकवाद का मुकाबला, साथ ही प्रवासन और शरणार्थी। G20 ने इस वैश्विक मुद्दों को हल करने की दिशा में अपने योगदान के माध्यम से एक समावेशी और स्थायी दुनिया को साकार करने की ओर बढ़ रहा है। अब समझते हैं G20 में भारत की भूमिका की। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता के लिए खुद को तैयार कर रहा है। भारत की G20 की अध्यक्षता की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारतीय नेतृत्व कितनी कुशलता से देशों के बीच दूरियों को पाटने, विवादों को खत्म करने, शांति स्थापित करने, संघर्षों को शांत करने और टूट चुकी आपत्ति श्रृंखलाओं को फिर से बहाल करने के लिए रास्ते और साधन खोजना सुगम कर पाता है। इसके सामने मुख्यतः 5 वैश्विक चुनौतियां हैं। सबसे पहले, जैसे कि G20 से रूस को बाहर निकालना, जैसा कि पश्चिमी देश चाहते हैं, ये संभव नहीं है। साथ ही रूस यूक्रेन की लड़ाई का अनंत काल तक जारी रहना भी संभव नहीं है। ऐसे में दोनों के लिए एक ही रास्ता बचता है और वो है रणनीतिक वापसी। पश्चिम अपनी तरफ से आगे बढ़कर यूक्रेन की अटलांटिक संधि संगठन नेटो की सदस्यता को ठंडे बस्ते में डाल सकता है, क्योंकि यही वो मसला है जिस पर रूस आग बबूला है। गतिरोध से बाहर निकलने में मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका को महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। दूसरा, वैश्विक मुद्रास्फीति। अगर भारत पहली चुनौती से पार पाने में सफल हो जाता है तो दूसरी चुनौती यानी पूरी दुनिया में महंगाई, खासकर खाने पीने के वस्तुओं की महंगाई की वजह से वैश्विक स्तर पर छाई मुद्रास्फीति की समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इस चुनौती से निपटने के लिए अलग से प्रयास करने होंगे। यदि रूस यूक्रेन युद्ध का जल्द समाधान नहीं होता है तो भारत को महंगाई दर पर काबू पाने के लिए नए कदमों को उठाने की आवश्यकता होती है। तीसरा, ऊर्जा संकट का सवाल। तीसरी चुनौती है ऊर्जा। रूस दुनिया को यह बता रहा है कि उसके खिलाफ प्रतिबंध भविष्य में उसकी अर्थव्यवस्था को जरूर प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन प्रतिबंधों का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो पा रहा है। रूस की प्रतिक्रिया से जो सबसे अधिक प्रभावित है वो है गैस पर निर्भर यूरोपीय देश। रूस से बहुत कम मात्रा में तेल खरीदने के लिए भारत को दोषी ठहराना केवल पश्चिमी ढोंग को सामने लाएगा। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। इसका सामना करने के लिए भारत को 3 अलग G20 ऊर्जा हितों, मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादकों अमेरिका, रूस और सऊदी अरब बनाम ऊर्जा उपभोक्ताओं यूरोप और अन्य को एक साथ व्यवहारिक मंच पर ले जाने की आवश्यकता है। महंगाई जनित राजनीतिक अस्थिरता, ये चौथा है। खाद्य वस्तुओं और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों की वजह से लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति और इससे निपटना भी चुनौती है। लोकतांत्रिक देशों में बेतहाशा महंगाई राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। इसलिए महंगाई को काबू में रखना सिर्फ आर्थिक लिहाज से जरूरी नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक प्राथमिकता है। अंतिम, मंदी का खतरा।
विभिन्न देशों में मंदी का खतरा मांग के कमी के रूप में सामने आया है। लोग बढ़ती कीमतों की वजह से खरीदारी कम कर रहे हैं। इससे परिणाम स्वरूप वृद्धि धीमी हो रही है। इसका नीतिगत समाधान है लोगों के हाथों में अधिक नकदी, लेकिन विकासशील देशों में खपत और वृद्धि से इस समीकरण की गुंजाइश बेहद सीमित है। सरकार के पास संसाधनों की कमी है, जिसकी वजह से लोगों तक नकदी पहुंचना मुश्किल है। भारत की तरह खाद्य सामग्री से भरपूर अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य वितरण एक नीतिगत कार्रवाई का नतीजा है। भारत को इस मुद्दे को G20 के मंच पर रखना ही होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह ग्रुप खाद्यान्न की कमी से जूझ रहे अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त ध्यान दे, खासतौर दक्षिणी अफ्रीकी देशों पर। धन्यवाद।